नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर ने वही करा जिसकी मॉनेटरी मार्केट और शेयर बाजार को उम्मीद थी। उन्होंने अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करा, जिसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना इस समय है कि हालांकि इकॉनमी रिकवर कर रही है, इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं वह भी बढ़ रहे हैं, मगर इस समय चिंता की कोई बात नहीं है। गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगी कि जिससे इकॉनमी को बड़ा सरप्राइज हो या ग्रोथ को बड़ा झटका लगे। दिस इज द 9th मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अकोमोडेटिव स्टैंड मेंटेन करा है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो आ रही है उसके कारण डिफरेंट है और भारत में जो इन्फ्लेशन आ रही है उसके पीछे कारण और कुछ है। उनका मानना है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो आ रही है वह इन्फ्लेशन एनर्जी प्राइसेस की वजह से आ रही है। भारत में इन्फ्लेशन जो आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस। तो दोनों इन्फ्लेशन की तुलना नहीं करी जा सकती है और इन्फ्लेशन को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय चिंतित नहीं है। हालांकि लिक्विडिटी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ छोटे चेंजेस कर रहे हैं, मगर बॉन्ड मार्केट को और शेयर मार्केट को उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इवेंट रिस्क खत्म हो चुका है। हमने देखा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी शेयर बाजार के अंदर अच्छा खासा उछाल आया, बैंकिंग के स्टॉक्स ऊपर गए थे और इस समय किसी भी बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी को लेकर के शेयर बाजार और मनी मार्केट चिंतित नहीं है। Policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Headline CPI inflation ticked up in October to 4.5% from 4.3% in September, after falling sharply between June and September. This uptick mainly reflected a spike in vegetable prices due to unseasonal rains in some parts of the country. Hardening international energy prices have kept domestic and kerosene prices elevated for nearly 3 quarters, edging up fuel inflation to 14.3% in October. The recovery that had been interrupted by the second wave of the pandemic is gaining traction, but it is not yet strong enough to be self-sustaining and durable. This underscores the vital importance of continued policy support. The projection for real GDP growth is retained at 9.5% in 21-22, consisting of 6.6% in Q3 and 6% in Q4 of 21-22. Real GDP growth is projected at 17.2% for Q1 22-23 and at 7.8% for Q2 22-23. चलिए, मुख्य बातें जो कि आरबीआई पॉलिसी में आज हमने आते हुए देखे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में और निकुंज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुंज, चर्चा की शुरुआत की जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के एक प्रकार का संकेत सीधा मिलता है दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं करने वाला है जिसको लेकर के शेयर बाजार को झटका लगे। जी, निकुंज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत सक्सेंटली ये इसकी परिवेश आपने प्रेजेंट कर दिया है कि कोई भी जो गवर्नर कहते रहते हैं कि वेरी वेल टेलीग्राफ्ड बेबी स्टेप्स, कैलिब्रेटेड स्टेप्स लेंगे, बहुत आगे से मार्केट्स को बोल देंगे कि क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं।
लेकिन हमारा ये पॉलिसी के अंदर आप यदि बिटवीन द लाइंस आप रीडिंग करें तो उनके स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंज तो आई है। मैंने यहाँ पे जो पिछले बार अक्टूबर के पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन पे बहुत कम नजरिया था कि इन्फ्लेशन चल रहा है होगा, इस बार का कुछ कुछ चीज में प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह काफी इस बार थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस हुआ है। और उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी कि ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व प्राइमरीली, तो उनके वहां पे वो जो चीज करेंगे, वहां पे जो टेपरिंग शुरू हो गया है, वहां पे 2022 में जो वहां पे उनके फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ेंगे, उनके स्पिलओवर्स हमारे यहाँ पे आएंगे, तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको भी काफी तगड़ा करना है। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को आई हैं। तो हमारा अंदाजा है कि बहुत धीरे धीरे करेंगे, जब तक के ग्रोथ, जब तक के जो गवर्नर और एमपीसी के स्टेटमेंट जो कह रहे हैं कि जब तक के ग्रोथ नहीं दिखे कि स्टेबल है, आगे बढ़ता जाएगा, अगले साल कितना ग्रोथ आएगा, हमारा अंदाजा है अभी 8.3 FY23 के लिए, तो ये कैसे बढ़ेगी उस पे मैटर करके आरबीआई और एमपीसी आगे अपने पॉलिसी पे बढ़ेंगे। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब ये मेंटेन कर रहा है कि भारत में इन्फ्लेशन के जो कारण है वह डिफरेंट है, ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो रुख है डिफरेंट है, ये सही, ये क्या सही मायने में एकदम एप्लीकेबल है? जी है, तो सही, मैंने कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है अभी भी बहुत तक, अभी भी खास तक के फूड इन्फ्लेशन के कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन ये भी मानना होगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का ये कच्चे तेल, क्रूड ऑयल प्राइसेस का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग का बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट कंपोनेंट बहुत हाई है। सो इसके लिए क्रूड ऑयल प्राइसेस से इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, रुपी के दर वगैरह, क्रूड ऑयल पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एमपीसी के लिए भी जो उन्होंने भी कहा कि उनके लिए कंफर्ट है कि $85 पर बैरल के दाम से 75 बैरल कम गया है, और उसके ऊपर सरकार ने भी उनके जो एक्साइज टैक्सेस है वो कम करके भी अपने इन्फ्लेशन की दर कमाए हैं। ये बहुत कंफर्ट रहा होगा एमपीसी के लिए। आगे चलते, क्योंकि अभी चाइना के स्लो डाउन में आप तो देखे ही हैं कि चाइना की पॉलिसी में भी उनकी जो रिजर्व रेशियो है, जो उनका जो सीआरआर होता है, वो भी कल परसों 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया है। तो चाइना के ग्रोथ स्लो डाउन के कारण दूसरे जो कमोडिटीज हैं, जो मेटल्स है, स्टील है, बाकी सब कमोडिटीज, एल्यूमिनियम है, वो कमता जाएगा, उसका उतना आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये ओपेक और जो ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स है, इनका क्या मतभाव है, ये देख के कि कच्चे तेल के भाव किस तरीके से बढ़े, और आपने भी देखा होगा कि यूएस और 6 अलग देश उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कम करके, तो ये सिग्नल जरूर आ रहा है मार्केट में कि कच्चे तेल के दाम आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। उसके ऊपर यदि सरकार ने भी, जो गवर्नर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे सप्लाई साइड जो मेजर्स हैं एडिबल ऑयल्स के लिए, दूसरे कमोडिटीज के लिए, उन्होंने भी कहा है। तो आशा करते हैं कि हमारे जो खाद्य जो इन्फ्लेशन है, फूड प्राइसेस, आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं, फूड प्राइसेस बहुत आगे नहीं बढ़े। और हमारा अंदाजा है कि ये सीजनल रेन्स के लिए डिस्ट्रप्शन जितना हुआ था, वहां पे टमाटर के दाम वगैरह बढ़े थे, ये धीरे धीरे अब कमता जाएगा। तो हमारा अंदाजा है कि ये Q4 में बेस इफेक्ट्स के लिए इन्फ्लेशन 6.1% करीब एवरेज करेगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे FY23 में इन्फ्लेशन जो जिस तरीके से जब गवर्नर के स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि धीरे धीरे 4 to 4.3% की तरफ मार्च 2023 तक के धीरे धीरे कमता रहे। आज की क्रेडिट पॉलिसी में क्रिप्टो को लेकर के कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, क्या आप इस बात से सरप्राइज्ड हैं? नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं करेंगे, ये तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने कहा। तो आरबीआई तो मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशंस में ये बहुत क्लियर कर ही दिया है कि वो बहुत फेवर पे नहीं है क्रिप्टो करेंसीज पे। तो जो क्रिप्टोस की जो रेगुलेशंस हैं वो सरकार की तरफ से आएंगे, जितने जो या उनके ट्रेडिंग के बारे में या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो आरबीआई का तो पहले भी उनके प्रेस स्टेटमेंट में ये नजराना था कि अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी के समय ये डिस्कस करना ठीक नहीं है, बाकी समय डिस्कस करेंगे वगैरह वगैरह। क्रिप्टो करेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग व्हिच इज हियर टू स्टे। इसको बैन करके कोई लाभ नहीं होगा।
तो किस तरीके से ऑप्टिमली इसको रेगुलेट किया जा सकता है, ये सोचना होगा। इसके लिए सरकार की जो नई बिल आ रही है उस पे भी हम वेट कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से उनका रेगुलेशन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, खाली क्रिप्टो करेंसीज का बात नहीं है, ये ब्लॉकचेन, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वगैरह, और आरबीआई की तरफ से ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो क्रिप्टोस के ऑल्टरनेटिव है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से इन लोग पायलट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि अगली क्रेडिट पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा? बिकॉज गवर्नर साहब ने आज एक तरह से इंडिकेट कर ही दिया है कि एक्टिविटी जो है जो प्री कोविड लेवल पर आ चुकी हैं। जब एक्टिविटी प्री कोविड लेवल पर आ चुकी हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि इकॉनमी और ब्याज दरों को भी अब नॉर्मलाइज होना पड़ेगा। ये ओमिक्रॉन नहीं होता तो इसी पॉलिसी में भी मई से लेके रिवर्स रिपो रेट को बढ़ाया जाता कि 15 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट को इसी पॉलिसी में बढ़ाया जाए। आप देखे होंगे, आपके ऑडियंस भी देखे होंगे कि जो एक्चुअल रेट्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो VRRR जो जिस तरीके जो उनका एब्जॉर्प्शन चैनल है, उसका रेट जिस तरीके से बढ़ाया है कि पहले अक्टूबर महीने में 7.34 7.4 के आसपास वो रेट्स होते थे 14 डे VRR रिपो के, वो धीरे धीरे बहुत 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 ऑर्डरली मैनर में, ये आरबीआई को बोलना होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये सिस्टमैटिकली ऑर्डरली रेट में एक महीने के अंदर 7.4 के थ्रू से अबाउट 7.8 तक के उन्होंने ये 14 दिन का VRR रेट्स ऊपर ले गए। तो मार्केट्स में इफेक्टिवली रिवर्स रिपो कुछ भी हो, जो मार्केट्स के जो बैंक्स के रेट्स, बैंक्स और आरबीआई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स है जो VRR के थ्रू से करते हैं, वो ऑलरेडी वो रिवर्स रिपो जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे पहुंच गया। हमारा अंदाजा है कि फरवरी महीने में इन्होंने ये आरबीआई और एनपीसी के कंकरेंस से आरबीआई विल स्टार्ट रेजिंग द रिवर्स रिपो रेट। एक बजट आ जाए, बजट का कॉन्टूर्स पता चल जाए कि किस तरीके से फिस्कल प्रोग्राम FY23 के लिए आगे बढ़ेगा, उनके लिए एक और वो बड़ा कंफर्ट रहेगा। तो मेरा अंदाजा है कि फरवरी महीने में वो 15 या 25 बेसिस पॉइंट रिपो करेंगे। अप्रैल महीने में बाकी जो रिवर्स रिपो 3.75 तक के जाना चाहिए वो खत्म करके उसके साथ पॉलिसी स्टैंड्स अकोमोडेटिव से न्यूट्रल तक के करेंगे, और फिर उसके बाद आगे जाके FY23 में H2 सितंबर अक्टूबर के बाद यदि वहां पे इन्फ्लेशन ठीक रहे, ग्रोथ में रिकवरी ड्यूरेबल सस्टेनेबल रहे, वो सब रहे, तब धीरे धीरे हल्का हल्का करके रिपो रेट को तब टाइटनिंग फेज में आ जाएगा, तब वो रिपो को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। लेकिन रिपो का क्लाइम भी इस साइकिल में हमारा अंदाजा है बहुत शैलो रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा तगड़ा कोई रिपो रेट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन कंट्रोल पे है, 4-4.5% के बीच में रहेगा अगले 2 साल में। तो ये हमारा अंदाजा है कि इस तरीके से पॉलिसी का नॉर्मलाइजेशन होगा। शुक्रिया स्वागता जी, समय निकाला आपने, इतनी बारीकी से पूरा विश्लेषण करके हमको समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनुरमत अब हमारे साथ जुड़ गई हैं और स्वागत है आपका मैम इस शो पर। लेकिन जानना चाहेंगे आपसे कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी क्या आपके लिए उम्मीद के मुताबिक रही है, या बाजार को जिस तरह से उम्मीद थी क्या उस लाइंस पे रही है पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के 3 दिन मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट बोला उसके हिसाब से कोई भी चेंज नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, ना स्टांस में ना रेट्स में। मॉनेटरी पॉलिसी वो अभी भी अकोमोडेटिव रहेगी, माने जितना भी पहला इजी मॉनेटरी पॉलिसी था वो ही आगे जाने 2 महीने के लिए, जब तक अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो तब तक डेफिनेटली इजी ही रहेगा। ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ग्रोथ में आरबीआई गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उन्हीं के हिसाब से ग्रोथ में काफी सुधार आया है। Q2 पिछले साल का, इसलिए इस साल का 8.4% जीडीपी ग्रोथ था Q2 में, लेकिन साथ के साथ इन्फ्लेशन, खासकर कोर इन्फ्लेशन जिसपे मॉनेटरी पॉलिसी का ज्यादा असर होता है, वो काफी ऊंचा ही है, अभी भी 6% के ऊपर है और काफी महीने से चल रहा है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सोचा कि अभी टाइम नहीं हुआ कि उनको थोड़ा सा पॉलिसी स्टांस नॉर्मलाइज करें। इस वजह से उन्होंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस सब कुछ वैसा ही रहेगा,
क्योंकि ग्रोथ को अभी भी सपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का जो परसेंटेज था 9.5% ही रखा, इन्फ्लेशन के टारगेट में भी कोई चेंज नहीं किया। और हमारी यही उम्मीद है, होप है, आशा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई का गवर्नर ठीक उन्होंने कॉल किया, क्योंकि इस ग्रोथ की परसूट में हम आम जनता बहुत हैवी प्राइस पे कर रही है। एक तो सेवर्स को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बहुत महीनों से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है। हमारे सारे सेविंग्स, और इंडिया में जो सेविंग्स आम आदमी बड़े मुश्किल से सेव करता है, उसके बावजूद उनको नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है काफी 2 साल से। साथ के साथ इन्फ्लेशन, महंगाई की भी बहुत उनको असर पड़ रहा है। तो हमारा यही आशा है कि गवर्नर और एमपीसी ने सही कॉल किया है, और अभी ग्रोथ को सपोर्ट करने के बावजूद ग्रोथ भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी थोड़े महीने में कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये आशा की ही बात रहेगी। अभी तक फैक्ट्स डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ स्टैंस। शुक्रिया मैम अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आईपीओ और सरकारी बॉन्ड्स में यूपीआई के जरिए निवेश करने की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर और इसकी बारीकी को समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई को लेकर कई अनाउंसमेंट हुए हैं इस बार पॉलिसी में। और जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है वो ये रहा कि जो लिमिट होती थी, आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो अभी तक 2 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उस पर एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा कि चार्जेस कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं, कम बेयर करते हैं, न सिर्फ कंज्यूमर्स बल्कि कंपनी से भी बात की जाएगी। और उसके बाद आरबीआई उसको स्टडी करेगा और बाद में इस पर रुख साफ करेगा। अभी तक कई बार कंज्यूमर्स कंप्लेन करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं वो आप कभी किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्ज आपको बेयर करना पड़ता है, एडिशनल शायद पैसा देना पड़ता है। तो उस पर एक डिस्कशन पेपर आरबीआई लेकर आएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे यूपीआई से पेमेंट कर सकें, इस पर आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत टेस्टिंग किए गए थे, जिसमें कुछ प्लेयर्स ने ये टेस्ट पास भी किया था। अब आरबीआई का कहना है कि फीचर बेस्ड फ़ोन पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया जाएगा। जो यूपीआई अभी तक है सिर्फ यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर ही आपको एक अलग से पॉकेट दी जाएगी और वहीं पर ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो जो बैंकों पे जो अतिरिक्त भार होता था यूपीआई ट्रांजैक्शन का, वो अब आगे नहीं होगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस पर आरबीआई ने जोर दिया है। तो मोटे तौर पर आरबीआई ने इस बार की पॉलिसी पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पुश दिया है। बहुत जल्द यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी, फीचर फ़ोन से भी आप पेमेंट कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने सवाल जब ये पूछा तो जवाब में शक्तिकांता दास ने कहा है कि जल्द ही ये सुविधा भी शुरू की जाएगी। फीचर फोन वाला यूपीआई है, उसमें उन ट्रांजैक्शंस के लिए अभी और क्या स्टेप्स बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग चल रही थी। क्या उन्हीं प्लेयर्स को वापस लाइसेंस बेस दिया जाएगा? क्या प्रक्रिया होगी पूरी, अगर आप वो बता सकते हैं तो। अभी भी फीचर फोन में वो जो आपका है *99 एंड हैश लगा के आप फीचर फोन में कुछ बेसिक पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल आपको याद होगा हमने इसी साल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पिछले साल अनाउंस किया था। आई थिंक 2019 में अनाउंस किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। उसमें कई सारे कोहोर्ट के ऊपर काम किया गया। रिटेल पेमेंट्स के बारे में भी, रिटेल पेमेंट्स में जो पहला कोहोर्ट था डिजिटल सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स था डिजिटल पेमेंट्स के लिए, रिटेल पेमेंट, उसमें कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस और मॉडल्स आए हैं। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम एनपीसीआई के साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसको अभी लॉन्च करने के लिए अभी काम जारी, जिसमें कि फीचर फोन वालों को बहुत फायदेमंद होगा।
यूपीआई के जरिए आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट स्कीम में पैसा लगाने की लिमिट बढ़ाने का भारत पे के को-फाउंडर और एमडी अश्नीर रॉय ने यहाँ पे स्वागत किया है। और आरबीआई के इस फैसले का और क्या असर पड़ेगा, इस पर हमारी सहयोगी नयनतारा रॉय ने भारत पे के को-फाउंडर और एमडी अश्नीर रोवर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इलॉन मस्क जब मजाक करते हैं बोलते हैं डोज टू द मून, तो हम यहाँ ईटीना स्वदेश में भी बोल रहे हैं यूपीआई टू द मून। जो आज गवर्नर ने बोला है, जो आरबीआई ने बोला है, उसके साथ यूपीआई और भी बड़ा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी अगर आप देखेंगे दिन की 14 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई पे होती हैं। 130 करोड़ की जनता है, तो हर 10 लोगों पे एक ट्रांजैक्शन दिन की हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवेंचुअली यूपीआई सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और जितना वैल्यू, जितने करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पे होती है दोनों से। तो आज जो अनाउंसमेंट्स आई काफ़ी कुछ है। एक है कि आईपीओ की जो सब्सक्रिप्शंस है उसको 2 लाख से 5 लाख बनाया जा सकता है। अगर हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शंस भी देखें 10% यूपीआई से आ रहा है। एक डिस्कशन पेपर की भी बातचीत हुई है कि डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। और तीसरी चीज़ जो है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन साइज के बारे में। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है और क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक नया प्रोसेस बनाया जा रहा है, जिससे कि ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क को क्लॉग नहीं करेंगे, उसको मतलब तंग नहीं करेंगे पूरे नेटवर्क को। और वो बहुत जरूरी है बिकॉज 200 रुपए से की कम की जो ट्रांजैक्शन है वो 50% ट्रांजैक्शन वहीं से आती है। तो अगर हमने उसके लिए सॉल्व कर लिया तो आपका यूपीआई में सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसका क्या मायना हुआ कि अगर आपने 100 ट्रांजैक्शन करी, आपको एक बारी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी 100 की 100 ट्रांजैक्शन आराम से चलेंगी। और अगर वो हो जाता है तो और ज्यादा लोग यूपीआई से जुड़ते रहेंगे और यूपीआई और भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि 200 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट एक नया प्रोसेस बनाना चाहती है, जिसको मैं बहुत वेलकम करता हूँ। दूसरी चीज जो है वो आईपीओ वाली है। अभी यूपीआई की ट्रांजैक्शन में आपकी लिमिट 2 लाख रुपए होती है पर ट्रांजैक्शन। आईपीओ में अगर आप देखें, अगर आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर माने जाते हैं। बट बहुत सारे लोग 2 से 5 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो अगर ये लिमिट 5 लाख तक की हो जाती है यूपीआई की, तो बहुत सारे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं माने जाते, वो भी आईपीओ में पार्ट ले पाएंगे यूपीआई से। और उससे आईपीओ मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और यूपीआई की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। और मैं होप कर रहा हूँ फ्यूचर में ये लिमिट ना केवल आईपीओ के लिए बढ़ाई जाएगी बट नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी बढ़ाई जाएगी, जिससे से ज्यादा बिजनेसेस भी इस यूपीआई के नेटवर्क में आए। अभी ज्यादा रिटेल कस्टमर्स हैं, पर जैसे हम इस लिमिट को बढ़ा देते हैं तो बिजनेसेस भी इसको यूज करने लगेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। तीसरी चीज जो थी फीचर फोन्स को पे यूपीआई इंट्रोड्यूस करना, उसको मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि अब स्मार्टफोन्स की कॉस्ट ही इतनी कम आ गई है और स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक इंसान पढ़ा लिखा हो ना हो बहुत ही इंट्यूटिव होता है। तो उससे मेरे को नहीं लगता इतना कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस होगा। हाँ, हो सकता है आप गांव-गांव तक पहुंच जाएं, बट ट्रांजैक्शन तभी आएंगी जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन होगा। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में आज शानदार तेजी हमने आती हुई देखी है। निफ्टी करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ 17,470 के स्तर पे बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें लगभग 1,000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल यहां पर हमने देखा। लेकिन कैसा रहा ब्रॉडर मार्केट का हाल और कहां हमने ज्यादा एक्शन देखा, तमाम डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आरबीआई पॉलिसी के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिली और निफ्टी में करीब 290 अंक और सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी थी। और इसमें आज जो मिड कैप स्टॉक्स थे उनका तरफ से भी अच्छा योगदान था। मिड कैप की अगर बात करेंगे तो करीब 480 अंक चढ़कर 30,760 के ऊपर ये इंडेक्स भी बंद हुआ। और इसके अलावा आज जो सहारा मिला
वो बैंक, IT और रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में मजबूती थी, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली। अनलॉक से जुड़े शेयरों में आज भी जोरदार एक्शन दिखा। देवयानी इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स, IRCTC, डेल्टा कॉप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की शानदार मोमेंटम था। आज बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, SBI, ICICI बैंक, HDFC, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखी गई है। और इसके अलावा मेटल शेयरों में भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही थी मेटल शेयरों में भी। तो ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर कि आज अच्छा एक्शन देखा गया। ये तो रहा पूरा बाजार का आज का राउंड अप, लेकिन निकुंज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निकुंज, ये बताएं कि अब आप बाजार की चाल को लेकर क्या सोचते हैं? जो कुछ भी बाजार में फिलहाल चल रहा है, किन सेक्टर्स पर आपको लगता है कि नजर बनाए रखनी चाहिए? क्या क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं बाजार की आगे की चाल के लिए? बात करते हैं शेयर बाजार में, हमने देखा कि लगातार 2 दिनों तक तेजी का रुख बना रहा और कल जो तेज़ी चालू हुई थी उसके अंदर हमने वॉलीटिलिटी भी नहीं देखी, जिसका मतलब यह है कि कल शेयर बाजार ऊंचे बंद हुए थे और आज खुलने के बाद वो डेज हाई के आसपास जाकर के बंद हुए हैं। हमने देखा बैंकिंग के स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा उछाल आया है और आश्चर्य इस बात का है कि इस समय हालांकि FI की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, DI की बाइंग इस समय थोड़ी कम हो रही है, IPO मार्केट के अंदर कोई बड़ा इस समय मेगा सक्सेसफुल इशू नहीं आया, उसके बावजूद भी इस समय शेयर बाज़ार के अंदर हमने एक उछाल का पैटर्न देखा है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और हमारे दर्शक इस बात को रिकॉल करेंगे कि हम कई दिनों से हमारे दर्शकों को एक प्रकार की सलाह दे रहे हैं, एक प्रकार का एडवाइस दे रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स पर इस समय नज़र रखनी चाहिए। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय इकॉनमी इस समय ग्रो कर रही है और जब आप एक्सपेंशनरी इकॉनमी में रहते हैं तो बैंकों को बड़ा फ़ायदा होता है। फिनटेक की वैल्यूएशंस को लेकर के प्राइवेट बैंक्स इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे थे, मगर पेटीएम के इशू के बाद वह कंसर्न्स भी एड्रेस हो रही है। और तीसरा बड़ा प्रमुख कारण इस समय यह है कि जो NPA की साइकिल थी इस समय ख़त्म हो चुकी है और जो कुछ बड़े सेक्टर्स थे जिनके अंदर हमेशा NPA की प्रॉब्लम्स आती थी, टेक्सटाइल, मेटल्स, पावर, उन सब कंपनियों में इस समय एक उल्टा चक्र चल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं न्यू कैपेक्स साइकिल है स्टार्टेड। तो इन बातों को लेकर के इस समय बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मगर अगर इकॉनमी का रुख अगले साल अच्छा है तो प्राइवेट बैंक्स और छोटे प्राइवेट बैंक्स पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। शुक्रिया निकुंज तमाम समझाइश के लिए। रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO पंकज मुरारका का कहना है कि बाजार में ओमिक्रॉन को लेकर कोई चिंता नहीं है, आने वाले समय में बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हमारा रुख जो बाजार की तरफ है एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का और उसके आगे का, तो काफी पॉजिटिव है। बिकॉज हमारा जो एक आउटलुक है या ओपिनियन है हमारी इकोनॉमी को लेके वो एक काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है जैसे जैसे अब इकोनॉमी अनलॉक हुई है, हमने देखा है कि एक बहुत जोर से ग्रोथ आई इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में। और ये ओमिक्रॉन का जैसे आपने सही बताया कि कोई इतना बड़ा खतरा अभी लग नहीं रहा है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से हमने जो देखा है ग्लोबली जो भी थोड़े बहुत इन्फेक्शंस हुए हैं काफी माइल्ड हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ओमिक्रॉन की वजह से वापस कोई इंडिया में या कहीं किसी भी देश में कोई लॉकडाउन वगैरह होगा। और ऐसा ना होने पे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले साल में हमारी इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी और उसकी वजह से आगे जाके बाजार शेयर बाजार जो एक इकोनॉमी का हम जो मानते हैं कि रिफ्लेक्शन है, ये अच्छे करने चाहिए या पॉजिटिव जोन में रहने चाहिए और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए अब बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर और अब मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अब कल से वर्ली में IKEA अपना स्टोर खोलने जा रहा है। कैसा है इस स्टोर का नज़ारा और क्या है कंपनी के प्लान्स, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष। IKEA ने मुंबई में अपना पहला सिटी सेंटर स्टोर खोला है, जो कि ओएसिस सिटी में है, जो पहले कमला मिल्स हुआ करता था। उसके बारे में हमसे बात करने के लिए IKEA के आगे सफर के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कविता राव, ये कंट्री कमर्शियल हेड है IKEA की। कविता, जब आपने पहली बार अनाउंस किया था कि आप कमला मिल्स में स्टोर खोलेंगे तो मुझे थोड़ा डर ये लगा था कि आप पूरा कमला मिल्स ही ले लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा IKEA का स्टोर मुंबई में है उसके साइज के हिसाब से तो पूरा कमला मिल्स आ जाता है। लेकिन ये एक छोटा स्टोर है, सिटी सेंटर
का स्टोर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अनलाइक द बिग ब्लू बॉक्सेस विच वी आर यूज्ड टू, उससे थोड़ा अलग है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये है कि ये स्टोर छोटा है, मगर इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है जो नवी मुंबई में हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ से भी खरीद सकते हैं। करीबन 2000 प्रोडक्ट्स है जो आप इमीडिएटली लेके जा सकते हैं घर खरीद के, मगर बाकी प्रोडक्ट्स आपको अगर चाहिए तो ऑर्डर करना पड़ेगा और आपको डिलीवरी मिलेगा घर पे, राइट। बट हमने ये एक तय किया है कि जो एक्सपीरियंस हम ऑफर करेंगे लोगों को वो नवी मुंबई के समान होगा, राइट, जिसमें सारे रूम सेटिंग्स है, मुंबईकर की जिंदगी को लेके, उनके डेली एक्टिविटीज को लेके हम कैसे होम फर्निशिंग प्रेजेंट करें, इस पे ज्यादा ध्यान दिया है हमने। और ये देखा है कि अगर मुंबई में कम स्पेस है, घरों में शायद 400 स्क्वायर फीट का स्पेस है, उसमें हम कैसे बनाए एक ऐसा होम फर्निशिंग सोल्यूशन जो लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा बेटरमेंट लेके आ सकता है, राइट। दैट हैज बीन द फोकस फॉर अस व्हेन इट कम्स टू द वर्ली स्टोर। आइए चलते हुए बात करते हैं, ये इतना बड़ा स्टोर है तो उसको हम थोड़ी अपनी जनता को कैमरे से भी दिखा देते हैं। एक सवाल ये था, ये सिटी सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है मुंबई में आ गया है, अब जो बाकी शहर हैं, बैंगलोर है या दिल्ली है, वहां पे भी कई जगहों पे बहुत ट्रैफिक है, तो क्या वहां भी अब हम इस सिटी सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है आइकिया का, वो आते हुए देख सकते हैं? यस, बिल्कुल सही है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अभी हमने मुंबई में ये देखा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट होगा बैंगलोर, जहां पे हम ऑफकोर्स बड़ा स्टोर बनाएंगे जो हम स्टैंडर्ड स्टोर कहते हैं, जो 4 लाख स्क्वायर फीट के आसपास होगा। बट उसके साथ साथ 2 या 3 जगह पे हम छोटे स्टोर्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 80,000 स्क्वायर फीट का है, एनीवेयर बिटवीन 80,000 और 100,000 स्क्वायर फीट का हम बनाएंगे छोटा स्टोर, जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स के पास हो, जहां पहुंचना सबसे आसान हो, राइट। सो वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। चलिए, तो अब कल खुलने वाला है साउथ बॉम्बे में आइकिया का स्टोर, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और फेसबुक के नए अवतार मेटा ने साउथ एशिया में अपना पहला ऑफिस आज से भारत में खोल दिया है। गुरुग्राम में 13,000 स्क्वायर फुट में बने इस ऑफिस से मेटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पूरे साउथ एशिया में अपना काम करेंगे। और मेटा का ये ऑफिस कैसा है और क्या है मेटा की योजनाएं, बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता दानिश आनंद। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में, जहां पर मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, मेटा ने साउथ एशिया में, इंडिया में अपना पहला लार्जेस्ट ऑफिस को खोला है। और ये पूरी प्रॉपर्टी 13,000 स्क्वायर फीट के अक्रॉस स्प्रेड करी गई है। और ना कि सिर्फ ये ऑफिस में फेसबुक होगा, लेकिन फेसबुक की सिस्टर ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यहाँ ये लोग भी इन ऑफिस में ही बैठेंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात इस ऑफिस की ये है कि इस जगह पर इंडिया की जो नेक्स्ट डेकेड की जो ग्रोथ है, जो यानी कि जो न्यू इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, वो आने वाले 3 साल में लगभग 1 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मेटा ने ये भी बोला है कि आने वाले 3 साल में लगभग 2.5 लाख क्रिएटर्स को भी मेटा उनको हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेटा यानी कि फेसबुक ने इंडिया को एक ऐसी डेस्टिनेशन चुना है जहाँ पर साउथ एशिया का लार्जेस्ट ऑफिस को खोला गया है। कैमरा पर्सन देवेंद्र बिश के साथ दानिश आनंद, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मनी मंत्रा में आज मॉनेटरी पॉलिसी के बाद किस तरह से आपको अपने डेट पोर्टफोलियो की रणनीति अपनानी चाहिए और कौन है हमारा आज का स्वदेश हीरो, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे मनी मंत्रा की, जहां पर हमने आरबीआई की आज की पॉलिसी के बाद आपके डेट पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव है या किस तरह के डेट निवेश हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए या जिनमें आपको अभी निवेश कर देना चाहिए। और इसके अलावा इक्विटी की अगर हम बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, तो कहां कहां किस तरह का जोखिम है, तमाम समझाइश आपको दी है आज मनी मंत्रा में।
शुरुआत सबसे पहले आरबीआई की आज की पॉलिसी से ही हम करेंगे। और महेंद्र जी, यहाँ पे ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, रेपो रेट 4% पर स्तर है, लेकिन ये बताएं आने वाले वक्त में किस तरह का रुख आज की पॉलिसी में हमने देखा है जो आने वाले वक्त में हमें इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे डेट निवेश पर इम्पैक्ट किया जा सकता है इसका? इसी में रिजर्व बैंक ने जो ब्याज दरें हैं उनको अनचेंज रखा और सबको लग रहा था कि क्योंकि फॉर एग्जांपल यूएस में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर है और वहां पर फेड एक संकेत दे रहे हैं कि शायद वहां पर इंटरेस्ट रेट अब आगे ऊपर जाने की तैयारी हो, तो उसको देख के सबको लग रहा था कि शायद आरबीआई भी यहाँ पर कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट करे, शायद रिवर्स रेपो रेट में थोड़ा सा इजाफा हो। लेकिन आरबीआई ने बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया कि उनके हिसाब से अभी ग्रोथ उनका प्रायोरिटी है और जो आरबीआई है वो एक डोमेस्टिक जो फैक्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। उनको इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं है कि फेड रेट बढ़ाएगा या नहीं, क्योंकि अभी भारत की फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन ठीक लग रही है, इन्फ्लेशन करीब 4.5% ही है। सो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है वातावरण में तो शायद इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे और एक इन्वेस्टर को उसी के हिसाब से अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहिए। बिल्कुल। अरिजीत जी, एक निवेशक के तौर से और एक आम इंसान के तौर से अगर मैं समझना चाहूँ तो हमारे जमा पर और डिपॉजिट पर और हमारे कर्ज पर किस तरह का इम्पैक्ट अब आने वाले वक्त में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में बैलेंस आउट करने में और आपको सही दिशा में ले जाने में आपकी सहायता करते हैं। तो बताएं, जमा या कर्ज पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अभी के जो वक्त है, इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए द वे आरबीआई ने आज जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टर को हाई क्वालिटी का जो क्रेडिट क्वालिटी का जो डेट फंड्स होते हैं, जिसमें हाई क्वालिटी क्रेडिट क्वालिटी पेपर्स रहते हैं, AAA AA+ वाले पेपर्स रहते हैं, ऐसे वाले हाई क्रेडिट क्वालिटी वाले डेट फंड्स में ही निवेश करना चाहिए इन्वेस्टर को, राइट। और उसी में बैठे रहे 2-3 साल तक, तो सालाना 5-5.5 के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से रिटर्न मिलने का उम्मीद कर सकते हैं कोई भी। महेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। थोड़ा सा हम लोग यील्ड्स के लिहाज से अब सवाल जवाब का सिलसिला एक शुरू करते हैं। यील्ड राइज की मैं बात करूँ तो आपकी आकलन के मुताबिक महेंद्र जी कितना हो सकता है यील्ड्स में बढ़त? देखिए, आज जो आरबीआई का एक रुख हमको दिख रहा था कि आरबीआई बहुत डिटरमाइंड है कि जब तक एक ग्रोथ सेल्फ सस्टेनेबल पाथ में नहीं आता है तब तक आरबीआई चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स लो रहे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी उसमें गवर्नर साहब ने बहुत खुल के बताया कि उनका ओवरवेलमिंग प्रायोरिटी राइट नाउ इज ग्रोथ। तो ग्रोथ जो सिचुएशन है अभी उस पे एक तो बिफोर कोविड आल्सो ग्रोथ स्लो डाउन हो रही थी, कोविड में अब जाके हम कहीं प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं, तो 2 साल का हमारा ग्रोथ का लॉस हो चुका है। और तीसरी चीज की आगे भी जाके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट्स का सपोर्ट चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि ये जब तक ओमाइक्रॉन का एक जो कंसर्न आया है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आरबीआई रेट नहीं बढ़ाएगा। चलिए, तो मनी मंत्रा का ये पूरा एपिसोड आप देख सकते हैं हमारे चैनल के यूट्यूब पर। आगे बढ़ते हैं। बैंक को तो बहुत से लोग हैं, लेकिन एक बैंक ऐसा है जिसकी नींव ही महिलाओं की मदद के मकसद को लेकर पड़ी है और देखते ही देखते इस बैंक ने तरक्की के नए आयाम खड़े कर दिए हैं। ये बैंक है बंधन बैंक और इसीलिए हमने चुना है बंधन बैंक को हमारा आज का स्वदेश हीरो। देश की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन, जिसने 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना की। मकसद था छोटे उद्योग लगाने वालों को पैसों की मदद करना। सोच सही थी तो साथ भी पूरा था और इसी के दम पर बंधन बैंक देश भर में सामाजिक आर्थिक वर्गों की सेवा करने वाले बैंक के रूप में छा गया। 6% ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर। बंधन बैंक की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी और ये हैं त्रिपुरा के अगरतला में जन्मे चंद्रशेखर, जो अब बंधन बैंक के मालिक हैं।
चंद्रशेखर घोष कभी घर का खर्च निकालने के लिए दूध बेचते थे, पढ़ाई करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और इसी कमाई से उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए काम करने वाले एक एनजीओ में काम किया, जहां से उनको महिलाओं की मदद का विचार आया, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने साल 2001 में कुछ पैसों का इंतजाम किया और एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान बंधन खोला ताकि वो महिलाओं को बिजनेस के लिए लोन मुहैया करा सकें। इससे महिलाओं को भी फायदा हुआ और बैंक को भी, और धीरे धीरे बैंक की तरक्की हुई तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को कमर्शियल बैंक के तौर पर काम करने की इजाजत दे दी। 47,000 से ज्यादा कर्मचारियों वाला बंधन बैंक 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू वाला बैंक बन गया है, जिसके देश के 34 राज्यों में 1,000 से ज्यादा ब्रांचेज, 5,618 से ज्यादा आउटलेट हैं। आज बंधन बैंक के 31 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं, 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बुक है, करीब 2.5 करोड़ ग्राहकों के साथ बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 49,000 करोड़ रुपए है। ET नाउ स्वदेश। वहीं बंधन बैंक की आगे की प्लानिंग को लेकर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने बात की बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष से। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, ये काफ़ी प्रेशर एसेट क्वालिटी पे पूरे सेक्टर को रहा, बैंकिंग सेक्टर को, बंधन बैंक को भी वो प्रेशर फेस करना पड़ा। कौन से ऐसे साइंस आप रीड कर रहे हैं जो आपको ये बिलीव करने के लिए फोर्स करते हैं या ये बिलीव करने के लिए अर्ज करते हैं कि एसेट क्वालिटी के वर्स्ट प्रेशर्स अब बंधन बैंक के बिहाइंड है? जितना क्राइसिस आया वो जो कोरोना लास्ट 18 मंथ्स में, वो थोड़ा तो प्रेशर है और एसेट क्वालिटी में। तो जितना भी प्रेशर है हम थोड़ा एडवांस करके प्रोविजन ले लिया लास्ट क्वार्टर में, तो इसीलिए बैंक का कॉन्फिडेंस है। तो सामने जितना भी प्रोविजन होना जरूरत है वो एक साथ में ले लिया, और नॉर्मल जो प्रोविजन है वो फ्यूचर लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक में, बंधन बैंक स्पेसिफिक में, वी हैव द कॉन्फिडेंस ऑन क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बैंक। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप हमारे व्यूअर्स और आपके शेयर होल्डर्स को इस बात से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिस्टर घोष, आप लेंडिंग बिजनेस में इतने पुराने टाइम से हैं, हमने देखा था कि लेंडिंग या क्रेडिट ग्रोथ कंट्री में बहुत कम हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी, और अभी हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में क्रेडिट ग्रोथ वापस आते देखी है 4.5-5% के क्लोज। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखते हुए कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में हम मे बी 10%, 12% क्रेडिट ग्रोथ के आसपास इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ वापस जा सकती है? कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से अबव 10%, 12% इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ को जाने में? क्रेडिट ग्रोथ जो भी देख पाया हम फील्ड में वो शुरू हो गया, और पूजा का साथ ये शुरू हुआ, तो एक क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में तो अच्छा ही होगा, वो प्री कोविड सिचुएशन का आ जाएगा। 2 साल नहीं लगेगा। ओनली प्रॉब्लम इज देयर द लास्ट 1 साल और 1.5 साल जो कोरोना हुआ, उसका टाइम जो क्रेडिट ग्रोथ कम था, वो कवर करके उस तरफ में जाने के लिए अनदर 2 क्वार्टर लगेगा। बट हम जब देखते हैं जो फर्स्ट 2 क्वार्टर का क्रेडिट ग्रोथ नहीं होता है, नॉर्मल भी नहीं होता है, कोरोना भी नहीं है, नॉर्मल का टाइम भी नहीं होता है, क्रेडिट ग्रोथ शुरू होता है पूजा का साथ में। तो इस साल पूजा का साथ में अच्छा क्रेडिट ग्रोथ से किया, एंड कस्टमर को, नया कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, उसको सब कस्टमर को क्वेरीज बढ़ गया, क्वेरीज बढ़ा, तो इसीलिए हम देखते हैं जो डिसबर्समेंट भी बढ़ा है। तो इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस है क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मल टाइम में जितना आया, इस साल में उतना चला आएगा। मिस्टर घोष, मुझे पता है कि स्ट्रेटजी लेवल पे, टॉप लेवल पे आपके बैंक में एक मैनेजमेंट का ये फोकस एरिया है अब कि रीजनल डाइवर्सिफिकेशन करना है,
और लैंडिंग बुक का डाइवर्सिफिकेशन करना है, वो प्रोसेस कैसा चल रहा है, किस डायरेक्शन में वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है? लास्ट 2 इयर्स में हमारा एक पॉलिसी बनाया विजन 2025 एंड वो 2025 में हम डिसाइड किया कि हमारा दो तरफ में क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेगा। एक माइक्रो क्रेडिट का जो पोर्टफोलियो है वो 60% था और लास्ट ईयर में, सो नेक्स्ट 2025 में कितना होगा? तो 2025 में 30% होगा, हाउसिंग लोन 30% होगा, एमएसएमई 30% होगा एंड रिटेल एसेट 10% होगा। तो वो देख के हम देखते जो पूरा एसेट बुक जो बैंक का है वो माइक्रो क्रेडिट अभी 57% हो गया। हम बोलते जे वो इस साल में वो 50% हो जाएगा, दैट 50% माइक्रो क्रेडिट, 50% नॉन माइक्रो क्रेडिट, which is very good improvement happened in this time। तो इसीलिए हम बोलते जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी का लाइन में बैंक परफॉर्म कर रही है। दूसरा चीज है जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन। जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मेरा जो कोर स्टेट है, बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, वो बात ये 3 बात के दूसरा स्टेट में कितना हमारा डाइवर्सिफाई होगा, कंसंट्रेशन थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा नया ब्रांच बढ़ाया लास्ट 2 साल और फ्यूचर का नया ब्रांच बढ़ाता है, वो बढ़ाता है साउथ में, नॉर्थ में एंड वेस्ट में, एंड उसका बिजनेस आ रही है, नया बिजनेस उधर से आ रही है। तो इसीलिए हम समझ पाएगा जो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है सो जियोग्राफिकली वो भी लाइन पर है, वो 2-3 साल में वो भी कंफर्ट लेवल में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा बोलते जो हमारा जो विजन था 2025 वो में भी कोरोना का लिए 2026 हो जाएगा, but diversifying to geographically and concentration of the one product will well diversified in these 2 to 3 years. राइट, ऑल राइट मिस्टर घोष, ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हादसे में बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक भी जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जनरल रावत के निधन से पूरा देश गमगीन है। देश उनकी असाधारण सेवा को नहीं भूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन पर गहरी संवेदना जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया। नीलगिरी की पहाड़ियों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में हादसे पर बयान देंगे। ZP5164 नंबर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गई। इसमें सीडीएस विपिन रावत के साथ सेना के कई अधिकारी पहले इस तस्वीर को देखिए, यह हादसा कितना भयानक था। दुर्घटना के ठीक बाद का जो वीडियो है उसमें हेलीकॉप्टर जलता हुआ दिख रहा है। हादसे के बाद चॉपर के नीचे वाले हिस्से में तेज लपटें आ रही थी। आसपास दिख रहा था कि क्रैश होने के बाद कैसे चिथड़े उड़ गए। इन सारी चीजों को करीब से देखने वाले एक शख्स ने बताया, தீ பிடிச்ச உடனே நான் என்னடா தீ பிடின்னு பக்கத்தை விட்டு பையனை நான் கூப்பிட்டேன். கூப்பிட்ட உடனே
அந்த பையன் என்ன செஞ்சாப்புல வந்து பார்த்துட்டு ஃபயர் சர்வீஸுக்கு போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணாப்புல. பண்ணோன்னா ஒருத்தர் எரிஞ்சு அப்படியே அந்த ஒருத்தர் சாயிறார். மற்றவங்க எல்லாம் வரக்குள்ளேயே பொத்துன்னு விழுகுறாங்க. மேல இருந்து ஒரு 3-4 பேர் எரிஞ்சு அப்படியே விழுகுறாங்க. சோளக்குள்ள விழுந்தா அவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வந்துட்டேன். பயம் எனக்கு அலர்ட்டி ஆயிடுச்சு. நான் வந்துட்டேன். हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा पेड़ पर गिरा था। आसपास चॉपर के पार्ट्स दिख रहे थे। गनीमत ये रही कि क्रैश होने के बाद चॉपर का हिस्सा पास की बस्ती में जाकर नहीं गिरी, वरना ये तस्वीर और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। हेलीकॉप्टर में दिल्ली से कुन्नूर जाते वक्त कुल 9 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी समेत सेना के कई और भी अधिकारी और जवान थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत बिपिन रावत की पत्नी, ब्रिगेडियर LS लाइडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल, इसके साथ ही 5 क्रू मेंबर भी सवार थे। इधर कुन्नूर से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा पसर गया। हादसे वाली जगह पर बचाव कार्य शुरू हुआ। कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इधर हादसे पर वायुसेना ने बयान दिया। आज एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। खबर है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस हादसे को लेकर कल बयान देंगे। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1978 को भारतीय सेना में कमीशन हुए और उन्होंने लगभग 43 वर्ष की सेवा में देश के सर्वोच्च मिलिट्री रैंक तक का सफ़र तय किया और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या आतंकवाद निरोधी अभियान, बिपिन रावत के योगदान हमेशा याद रहेंगे। चीन के खिलाफ जंग में शानदार रणनीति, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस बिपिन रावत हिंदुस्तान के लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं। देश पर कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए, जनरल बिपिन रावत हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे। चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, बिपिन रावत के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। जंग का मैदान हो या फिर क्षय युद्ध, बिपिन रावत के पास बतौर सैन्य कमांडर हर मर्ज की दवा थी। जनरल बिपिन रावत को ऊंचाई वाले वॉर जोन, आतंकवाद रोधी अभियानों के कमान संभालने का अनुभव है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली, एक राष्ट्रीय राइफल और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए UISS, AVSM, YSM, SM के साथ सम्मानित किया जा चुका है। नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सीवाद और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक और LAC पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान था। They have not transgressed anywhere on our perception of the line of actual control. There are different perceptions. We are very clear where the line of control lies, line of actual control lies, because we have been told that this is your alignment of the line of actual control and this is the territory you are expected to defend. Chinese have a perception which in some areas we know, in some areas we don't know, because they have never really explained where the line of actual control lies according to their perception. But as far as we are concerned, there is no such village development that has taken place on our side of the line of actual control. जनरल बिपिन रावत की बहादुरी और वॉर प्लानिंग को देखते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी। जनरल रावत को वरिष्ठ 2 अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिश को दरकिनार कर भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया था। सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद उन्हें देश का पहला CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था।
जनरल बिपिन रावत को हर तरह की चुनौती से लोहा लेने का अनुभव है। जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं। ये वही डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां वो एक इवेंट के लिए जा रहे थे जिस वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसी के साथ स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए बने रहें ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।